आप एक बिजनेसमैन है, आपको बताया गया कि प्रॉफिट है इस महीने 2 लाख रुपए। बट जब आपने डिटेल्स मांगी तब आपको पता लगा सेल हुई थी 5 लाख की, खर्चे हुए 3 लाख के, बट 1 लाख रुपए के वेजिस थे इस महीने के जो पे नहीं किए। तो आप बोलेंगे कि वेजिस भी तो इसी महीने के थे, उस खर्चे को एडजस्ट करके बताओ। तब आपको पता लगेगा कि प्रॉफिट एक्चुअल में 2 लाख का नहीं, इस महीने 1 लाख रुपए का है। तो फाइनल अकाउंट्स में जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअल प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए एडजस्टमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पर क्लियरिटी लेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट्स को समझेंगे जो होंगी क्लोजिंग स्टॉक की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अब देखिए ये मेरे पास 3 साल है, 2019, 20 और 21, तीनों सालों में मेरे पास इक्वल प्रॉफिट हुआ 20-20 लाख रुपए का। बट ये प्रॉफिट मैंने एक फैक्ट्री रेंट पर ली है 2019 में, जिसकी पेमेंट मैंने 30 लाख रुपए करी है। और ये जो 30 लाख रुपए हैं ये सिर्फ एक साल की पेमेंट नहीं है, ये 30 लाख रुपए मैंने पेमेंट करी है 3 साल के लिए। तो दैट मीन्स 30 लाख रुपए पेमेंट करने पर इस फैक्ट्री को मैं 3 साल के लिए यूज कर सकता हूं। तो जब मैं 3 साल के लिए यूज कर सकता हूं तो इसका जो खर्चा है वो भी मैं 3 साल में बांटूंगा, क्योंकि अगर 30 लाख रुपए मैं फर्स्ट ईयर से रिड्यूस कर दूंगा तो यहां मैं शो करूंगा कि 20 - 30, दैट मीन्स फर्स्ट ईयर में मेरे को 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है, बाकी दोनों सालों में 20-20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री 3 साल के लिए यूज हो रही है, इसलिए इसके खर्चे को भी 3 सालों में बांटा जाएगा। तो तीनों सालों में से 10-10 लाख रुपए जब मैं रिड्यूस करूंगा तो अल्टीमेटली तीनों सालों का प्रॉफिट मेरा इक्वल आएगा 10 लाख रुपीस। तो इसका मतलब यह है कि जब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं तो उसके पीरियड को देखा जाता है। अगर किसी एडजस्टमेंट का बेनिफिट मुझे 2 साल के लिए मिल रहा है तो उसकी कॉस्ट को भी मैं उसी प्रोपोर्शन में 2 साल में बांट दूंगा। अब दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें जो भी एडजस्टमेंट्स होगी उससे प्रॉफिट चेंज होगा तो उसका इफेक्ट अल्टीमेटली आपकी बैलेंस शीट पर भी आएगा। अब समझते हैं अपनी फर्स्ट एडजस्टमेंट को, जो है क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट का मेरा ये फॉर्मेट है। ट्रेडिंग अकाउंट में इसे शो करेंगे क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में इसे हम शो करते हैं एसेट साइड में। पर ऐसा है क्यों? अब देखिए जैसे ये प्लांट है, आपने 100 प्लांट खरीदे 50,000 रुपए के और उसमें से आपने 80 प्लांट बेच दिए 50,000 रुपए में। तो मैं अगर देखूं कि 50,000 रुपए के खरीदे 50,000 में बेचे तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं 100 प्लांट मैंने 50,000 के खरीदे तो दैट मीन्स एक प्लांट मुझे 500 रुपए का पड़ा और मैंने बेचे 80 हैं, तो मेरी जो कॉस्ट है वो 40,000 की है। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो मेरा प्रॉफिट यहां हुआ है 10,000 रुपए का, क्योंकि 40,000 रुपए के मेरे 80 प्लांट थे और मैंने बेच दिए 50,000 रुपए में। तो ये प्रॉफिट आप ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप सेल्स डालें, सेल हुई है आपकी 50,000 रुपए की और खरीदा था आपने 50,000 रुपए में, बट यहां मेरा यूनिट्स में फर्क है तो उसके लिए आप क्लोजिंग स्टॉक यहां डाल दें 10,000। तो देखिए अब मैं देख पा रहा हूं कि 50,000 से 50,000 जीरो, बट ये जो 10,000 है ये मेरा प्रॉफिट है और एक्चुअल में भी अगर मैं यूनिट वाइज देख रहा हूं तो यही इंपैक्ट आ रहा है। तो इसलिए प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में रखा जाता है। अब यहां क्वेश्चन उठता है बैलेंस शीट में इसको एसेट में क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो स्टॉक है वो भी आपका एक एसेट है, उसको मैं फ्यूचर में बेच सकता हूं और उससे कुछ इनकम कमाऊंगा, तो ये भी मेरा एक एसेट है जिस पर मेरा पोजेशन है, तो इसलिए बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड में रखा जाता है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की, जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें एक रेंट है इस महीने का जो मैंने पे नहीं किया, वो है 11,000 रुपए का। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ये रेंट है किसका? क्या ये रेंट अगर ट्रेडिंग अकाउंट का है या पीएनएल अकाउंट? इसका मतलब अगर रेंट जो है ऑफिस का है तो आपका जाएगा पीएनएल में, और अगर फैक्ट्री का रेंट है तो फिर आपका जाएगा ट्रेडिंग में। तो अगर ये फैक्ट्री का रेंट होगा तो आपका यहां जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, बट अगर ये ऑफिस का होगा तो पीएनएल में जाएगा। और बैलेंस शीट में इसको आप दिखाएंगे लायबिलिटी में। बट ये ऐसा है क्यों?
अब देखिए कॉन्सेप्ट है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। ये खर्चा तो इसी महीने का है पर मैंने पे नहीं किया। अब फॉर एग्जांपल एक लेबर काम करती है आपके यहाँ 1 महीना पूरा और पेमेंट आप उसे अगला महीना करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? फरवरी को जो उन्होंने काम किया आप मार्च में पेमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि ये मार्च की पेमेंट है? आप बोलेंगे ये फरवरी की पेमेंट है। तो जिस महीने की पेमेंट है उसी महीने में आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। दैट मीन्स यहां ये फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्चुअल पेमेंट कब कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग क्यों बनाते हैं, एक ही अकाउंट क्यों नहीं बनाते जिससे मुझे टोटल प्रॉफिट पता लगे? इसका रीजन यह है कि मैं प्रॉफिट को 2 लेवल पर देखना चाहता हूं। फैक्ट्री लेवल पर मेरा कितना प्रॉफिट है जिसे मैं ग्रोस प्रॉफिट कहता हूं, और ऑफिस के सारे खर्चे हटा के तब मेरा कितना प्रॉफिट बनता है जिसे मैं नेट प्रॉफिट कहता हूं। ऐसा इसलिए जरूरी है कि अगर मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं साबुन बनाता हूं तो साबुन बनाने की जो फैक्ट्री है वहां से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, बट मैंने अपना ऑफिस ऐसी जगह पर खोल रखा है जहां मेरे खर्चे बहुत ज्यादा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि साबुन बनाने के बिजनेस में मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि साबुन बनाने का बिजनेस मुझे फायदा दे रहा है बट मेरे ऑफिस के खर्चे बहुत बड़े हुए हैं। तो इसलिए देखने के लिए कि जो मेरे खर्चे हैं, जो मेरा प्रॉफिट है वो किस लेवल पर है, तो फैक्ट्री के लेवल का और ऑफिस के लेवल का जो प्रॉफिट है वो अलग अलग देखा जाता है। तो इसको अलग अलग देखने के लिए 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। अब समझते हैं अपनी अगली एडजस्टमेंट को, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके लिए हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक पूरे साल का आपने एक इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदा 1 साल के लिए और उसका अमाउंट है 4000 रुपये और पेमेंट करी आपने 1 जुलाई को। दैट मीन्स ये जुलाई टू जुलाई चलेगा और पीरियड हमारा जो पीरियड हम मान के चल रहे हैं वो है जनवरी टू दिसंबर। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रीमियम है 4000 रुपये का, 6 महीने का बेनिफिट जुलाई टू दिसंबर वो तो हमें इसी साल मिलेगा, बट 6 महीने का जो बेनिफिट है जो जनवरी टू जुलाई होगा वो अगले साल मिलेगा। तो दैट मीन्स बेनिफिट अगले साल मिलना है बट पेमेंट मैंने अभी कर दी। तो इसका अगर मैं 6 महीने का देखूं तो वो मेरा 50% है, जो 4000 का 50% 2000। तो यहां मैं इसको लेस करूंगा डेबिट से। दैट मीन्स ये खर्चा मेरा इस साल का नहीं है, इसलिए मैं इसे लेस करूंगा। बट क्वेश्चन यहां ये उठता है कि मैं इसे लेस क्यों करता हूं, मैं इसे यहां शो क्यों नहीं कर देता? इसका रीजन ये है कि अगर मैं इंश्योरेंस देखूं तो मैं एक लेवल पर देखना चाहता हूं कि मेरा इंश्योरेंस जो है वो कितना है। अगर यहां इंश्योरेंस है, यहां प्रीपेड है, कहीं आउटस्टैंडिंग लिखा है, तो वो मैं एक व्यू में नहीं देख पाऊंगा। तो चीजों को एक तरीके से समराइज करके कि एक क्लिक से मैं देख पाऊं कि इंश्योरेंस इस साल का मेरा कितना खर्चा है। तो इसलिए जो इंश्योरेंस का खर्चा होगा आपका 4000, उसमें से आप उसी में रिड्यूस करेंगे 2000। तो ये जो फर्स्ट सिनेरियो है ये आपका गलत होगा। तो राइट मेथड यही है कि इंश्योरेंस 4000 लेस 2000, क्योंकि ये मेरा अगले साल का खर्चा है और ये खर्चा अगले साल का है जो आपने एडवांस में पे कर दिया। तो ये देखें बैलेंस शीट में आप इसे एसेट में शो करेंगे। ये तो मेरा खर्चा है पर मैं इसे एसेट में क्यों शो कर रहा हूं? क्योंकि अगले साल मुझे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो अगले साल के लिए मैं कह सकता हूं मुझे बेनिफिट मिल गया कि ये मेरे पास एक तरह की एसेट है जिसका मुझे अगले साल फायदा मिलेगा। तो इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस को आप बैलेंस शीट में एसेट में शो करेंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी एक्रूड इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड इज ₹12,000। इसका मतलब है इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे आप एक एम्प्लॉय हैं, आपकी फरवरी की सैलरी है, आपने पूरे महीने फरवरी में काम किया और आपको पेमेंट मिल रही है मार्च को। दैट मीन्स मान लीजिए फरवरी की सैलरी आपको 5 मार्च को मिल रही है, तो आप क्या बोलेंगे? जो 5 मार्च को मिली वो मार्च की सैलरी है? नहीं, आपने सैलरी जो थी वो अर्न कर ली थी फरवरी में, सिर्फ पेमेंट आपको मार्च में मिल रही है। तो इसलिए एक्रूड इनकम को आप क्या करेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट। दैट मीन्स ये इंटरेस्ट है जो मुझे मिलना है, जो मैं कमा चुका हूं बट मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो मैं एक्रूड इंटरेस्ट को क्रेडिट करूंगा। और ये देखा जाए तो मेरी एक तरह की एसेट है, क्योंकि ये मैं कमा चुका हूं, ये मेरी एसेट है, तो इसलिए मैं बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड में शो करूंगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, जो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें हम देख रहे हैं सर्विस चार्ज रिसीव्ड फॉर 3 ईयर इज ₹6000।
अब मान लीजिए आप एक सर्विसमैन है, आपने 3 साल तक गारंटी दी कि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है आपकी मशीन में तो आप फ्री में रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए आपने 6,000 रुपये सर्विस चार्ज एडवांस में ले लिए और आप वारंटी दे रहे हैं 3 साल की। तो अगर आप प्रॉफिट देखें तो फर्स्ट ईयर में आपको प्रॉफिट है 20,000 और ये जो 6,000 है अगर आप फर्स्ट ईयर में ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में आपको प्रॉफिट 26,000 हुआ है, बाकी दोनों ईयर में 20,000। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो 6,000 है ये आप 3 साल तक इसकी सर्विस देंगे, तो इसलिए इस प्रॉफिट को भी आप इक्वली 3 साल में बांटेंगे। तो अगर हम बात करें P&L अकाउंट की तो देखिए यहां हमने टोटल रिसीव कर लिया 6,000 रुपये, तो उसमें से आप 4,000 रिड्यूस कर देंगे। यहां अगर मैं 6,000 रिसीव कर रहा हूं फर्स्ट ईयर में तो 4,000 में रिड्यूस कर दूंगा, तो इसलिए आप यहां क्रेडिट में 4,000 रिड्यूस करेंगे क्योंकि ये इनकम आपकी इस साल की नहीं है। और ये इनकम इस साल की नहीं है, दैट मीन्स मैंने ये इनकम जो 4,000 रुपये है ये कमाए नहीं है, तो ये मेरे ऊपर एक तरह की लायबिलिटी है कि मैंने आने वाले ईयर्स में इसकी सर्विस देनी है। इस साल में मैंने इसकी सर्विस नहीं दी 4,000 रुपये की, तो इसलिए बैलेंस शीट में मैं इसे लायबिलिटी साइड में दिखाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ एडजस्टमेंट्स को देखा और उसके कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। और ONS स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।